फिलाडेल्फिया शहर की एक आम सुबह है। गैरी लेन अपनी वाइफ कारेन और 2 छोटी बेटियों राचेल और कॉन्नी के साथ नाश्ते की मेज पर बैठा है। गैरी पहले यूनाइटेड नेशंस का इन्वेस्टिगेटर था, दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में काम करता था, लेकिन अब वो सब छोड़ चुका है, रौंद कर भाग रहे हैं। गैरी अपने परिवार को लेकर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसता है और एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाता है। अंदर एक लातीनी फैमिली है, थॉमस, उसकी वाइफ और उनका छोटा बेटा। वो डरे हुए हैं लेकिन दरवाजा खोल देते हैं। रात भर सब वहां छुपे रहते हैं। बाहर से ज़ॉम्बी के चीखने और दरवाजे पीटने की आवाजें आती रहती हैं। राचेल को इनहेलर चाहिए, बच्चे डरे हुए हैं। गैरी सबको शांत रखता है, लेकिन अंदर से वो भी जानता है कि यह रात जिंदगी की सबसे लंबी रात है। अब सबसे अनुभवी, सबसे काबिल, और गैरी उनकी पहली पसंद है। थियरी साफ कहता है, अगर गैरी मना करे तो शिप पर जगह नहीं मिलेगी। गैरी के सामने 2 रास्ते हैं, मना करे और फैमिली को खतरे में डाले, या हाँ कहे और एक ऐसे मिशन पर निकले जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं। वो कारेन की आंखों में देखता है। कारेन कुछ नहीं कहती, बस उसका हाथ थोड़ा जोर से दबाती है। गैरी हाँ कह देता है। हेलीकॉप्टर छत पर उतरता है और फैमिली को उस विशाल नेवल शिप पर पहुंचाता है जो समुद्र के बीच एक तैरते हुए किले की तरह है। शिप पर गैरी की मुलाकात कमांडर और साइंटिस्ट्स की एक पूरी टीम से होती है। वो बताते हैं कि यह वायरस दुनिया के लगभग हर कोने में फैल चुका है। साइंटिस्ट्स के पास कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, बस एक जरूरत है, पेशेंट जीरो की, वो पहला इंसान या वो पहली जगह जहां से ये सब शुरू हुआ। अगर वो मिल जाए तो शायद वायरस की ओरिजिन समझ आए और कोई रास्ता निकले। एक युवा वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रू फासबाक को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बेहद होनहार लड़का है, थियरीज में माहिर, लेकिन फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं। गैरी उसे देखकर समझ जाता है कि यह किताबों में जीता है। फिर भी दोनों साथ निकलते हैं। पहला पड़ाव साउथ कोरिया का कैंप हम्फ्रीज, एक अमेरिकन मिलिट्री बेस जहां से इस वायरस की कुछ पहली रिपोर्ट्स आई थीं। रात के अंधेरे में प्लेन साउथ कोरिया के उस मिलिट्री बेस पर उतरता है। बेस पर एक अजीब सन्नाटा है जो किसी भी एक्सपीरियंस इंसान को बता दे कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही टीम बाहर निकलती है, अचानक बेस के अंदर से एक बीमार बच्चा उनके सामने खड़ा था। ज़ॉम्बी आगे बढ़ गए। ये सवाल अभी अधूरा है, लेकिन गैरी इसे अपने जहन में संजोकर रख लेता है। अगला पड़ाव जेरूसलम। जेरूसलम पहुंचकर गैरी जो देखता है वो एक साथ अद्भुत और भयावह है। पूरे शहर के चारों तरफ एक विशाल ऊंची वॉल खड़ी है, इतनी ऊंची जितनी कोई 10 मंजिला इमारत। कंक्रीट और स्टील की यह दीवार पूरे शहर को घेरे हुए है और इसके भीतर लाखों लोग जिंदा हैं, सेफ हैं। मौसड़ के प्रमुख जर्गन वॉर्मब्रुन गैरी से मिलते हैं। वो एक शांत, बुद्धिमान और मेजर्ड इंसान है। गैरी सीधे पूछता है, तुम्हें कैसे पता था? वॉर्मब्रुन मुस्कुराता है और 10वें आदमी का थ्योरी समझाता है। वो कहता है, हमारे यहाँ एक रूल है, जब किसी मीटिंग में 9 लोग एक ज्यादा करती है। गैरी उसके साथ वॉल के अंदर घूमता है, हालात का जायजा लेता है। यहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। वॉर्मब्रुन बताता है कि उन्होंने दुनिया भर से लोगों को यहाँ बुलाया था, किसी को भी मना नहीं किया। यही उनकी ह्यूमैनिटी थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। वॉल के पास हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और एक ना उनकी आवाज वॉल के पार जाती है और बाहर लाखों ज़ॉम्बी, जो अब तक क्रैश के बाद एक लंबी खामोशी। और फिर गैरी की आंखें खुलती हैं। वो जिंदा है, बुरी तरह जख्मी, पसलियां टूटी हुई लगती हैं, माथे पर गहरा घाव है, लेकिन जिंदा है। सेगन भी बेहोश लेकिन सांस ले रही है। और जो सबसे जरूरी बात है, सेगन को ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन हाथ काटने के बाद वो ज़ॉम्बी नहीं बनी, इन्फेक्शन नहीं फैला। गैरी लेटा हुआ आसमान की तरफ देखता है और उसके दिमाग में सारे टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगते हैं। साउथ कोरिया में CIA एजेंट ने कहा था,
जॉम्बी बूढ़े और बीमार लोगों को इग्नोर करते हैं। जेरूसलम में उसने खुद देखा था, एक बीमार बच्चे को ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। प्लेन में एक पैसेंजर जो क्लियरली बीमार दिख रहा था, ज़ॉम्बी उसके पास से गुजर गया। जो पहले से किसी सीरियस बीमारी से पीड़ित हों, उन्हें वायरस रिजेक्ट कर देता है। कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर WHO की एक रिसर्च फैसिलिटी है। फैसिलिटी के अंदर कुछ WHO डॉक्टर्स और साइंटिस्ट एक सिक्योर रूम में बंद हैं। गैरी दरवाजा खटखटाता है, अपना नाम बताता है और उन्हें अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करता है। पहले तो सब हिचकिचाते हैं, खुद को एक घातक पैथोजन इंजेक्ट करना, इसका मतलब हो सकता है मौत। लेकिन गैरी की दलीलें मजबूत हैं, उसके पास एविडेंस है, ऑब्जर्वेशंस हैं, एक क्लियर पैटर्न है। डॉक्टर्स धीरे धीरे सहमत होने लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पैथोजन सैंपल्स इमारत के दूसरे विंग में हैं, जहां ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं है। गैरी खुद जाने का फैसला करता है। वो एक वाइट लैब कोट पहनता है, एक स्मॉल फ्लैशलाइट लेता है और उस अंधेरे कॉरिडोर में कदम रखता है। बाहर से दरवाजा बंद हो जाता है और अब उनके चेहरों पर हैरानी और उम्मीद दोनों हैं एक साथ। डॉक्टर्स तुरंत उसकी जांच करते हैं। मेनिंजिटिस का असर हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है लेकिन जिंदा है और ज़ॉम्बी वायरस का कोई ट्रेस नहीं। WHO की टीम तुरंत काम पर लग जाती है। वो अलग अलग पैथोजेंस टेस्ट करते हैं, कौन सा सबसे इफेक्टिव कैमोफ्लेज होगा, कौन सा सबसे कम डेंजरस होगा। घंटों की मेहनत के बाद एक प्रिलिमिनरी फॉर्मूला तैयार होती है, एक ऐसा वैक्सीन जो इंसान को किसी बीमारी से टेम्पोरेरीली इन्फेक्टेड दिखाए लेकिन उसे एक्चुअली हार्म न करे। ज़ॉम्बी की नज़र में वो इंसान एक अनयूजेबल होस्ट बन जाएगा। गैरी नेवल शिप से कांटेक्ट करता है, एंड थियरी लाइन पर है। गैरी उसे सब कुछ बताता है। थियरी की आवाज़ में पहली बार सच्ची उम्मीद है। ये खोज रेडियो और सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में फैलती है। जो गवर्नमेंट्स अभी भी फंक्शनिंग थीं, जो मिलिट्री बेसिस अभी भी एक्टिव थे, सबको ये मैसेज मिलता है। WHO और दूसरी रिसर्च लैब्स इस फॉर्मूला को रेप्लिकेट करने में जुट जाती हैं।